नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमन बेजल और मैं हूँ आपकी इंग्लिश वाली मैम। कैसे हैं आप सभी? तो गाइज आज हम आपका डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक को। अब इस टॉपिक में होता क्या, पे एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि आपको कोई सेंटेंस दे दिया है जो या तो हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में होगा। अगर हिंदी में है तो उसके ऑप्शंस आपको इंग्लिश में मिलेंगे, जो आपको ट्रांसलेट करके उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अगर वो इंग्लिश में है तो उसके ऑप्शंस आपको हिंदी में मिलेंगे, जिसका आपको करेक्ट ट्रांसलेशन ढूंढना है। अब सुनने में तो बहुत इजी टॉपिक लग रहा है कि यार इसे पढ़ने की क्या जरूरत, हम तो फटाफट से इसको ऐसे ही कर लेंगे। पर यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है कि आप लोग क्या करते हैं, जैसे कई दफा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ट्रांसलेट करते टाइम इसका लिटरल ट्रांसलेशन ढूंढ लेते हैं सेंटेंसेस का, और उसके चलते जो उसका मीनिंग है वो गायब हो जाता है। तो लिटरल ट्रांसलेशन तो आप एग्जैक्ट मीनिंग कई दफा रिप्रेजेंट नहीं करता है ना, तो इसमें आप गड़बड़ कर देते हैं। दूसरा क्या होता है कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, वो भी फॉलो नहीं हो पाता है और उसके चलते आपके आंसर्स इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो आओ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको हम कैसे फॉलो करना है, हमें कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है और किन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने ये पढ़ रखा है आपका इंग्लिश में पहले ही। ठीक है, यहाँ पे हम इसे लाइन बना देते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में डिस्कस करते हैं कि आप कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करते हो। आप फॉलो करते हो अपना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉलो करते हो ना आप इंग्लिश में यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा आई ईट एन एप्पल, राइट। अब यहाँ पे आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ईट क्या हो गया, वर्ब हो गया, एन एप्पल क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हिंदी में क्या होता है, हिंदी में आपका ये चीज नहीं फॉलो होती है, सेम रूल फॉलो नहीं होता है। हिंदी में क्या फॉलो होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ पे इस तरीके से फॉलो होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप, यहाँ पे मैंने लिखा मैं सेब खाता हूं। ये सेंटेंस में क्या हुआ आपका, आप बताओ मुझे। यहाँ पे मैं तो हो गया आपका सब्जेक्ट, सेब हो गया आपका वर्ब, सॉरी सेब हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और खाता हूं हो गया आपका वर्ब। तो यहाँ पे ये रूल फॉलो होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है जब भी आप अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हो। ऑप्शंस में क्या देखना है आपने अगर ऑप्शंस इंग्लिश में है तो क्या ये रूल फॉलो हो रहा है, इसको चेक करना है आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हिंदी में आपका सेंटेंस है तो क्या फॉलो हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्या ये रूल फॉलो हो रहा है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, आपको लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो सेंटेंस का मीनिंग है वो एग्जैक्ट मीनिंग आपके गिवन ऑप्शंस में अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनके बेसिस पे हमको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड होगा या फिर अच्छे समझ में आएगा, तो उनको देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम से लिया गया है। चूज द अप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। अब हिंदी में सेंटेंस है, इस सवाल का जवाब क्या होगा। अब इसका ढूंढते हैं हम, यहाँ पे ऑप्शंस को हमारे एनालाइज करते हैं। दिस क्वेश्चन व्हाट विल आंसर बी। देखो एक दूसरी क्या ट्रिक होती है कि जब भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं ना, तो आप उनको लाउडली रीड किया करो। तो लाउडली रीड करोगे तो कई दफा अपने आप ही पता पड़ जाता है कि यार ये सही ऑप्शन है कि नहीं है। जैसे कि दिस क्वेश्चन व्हाट विल आंसर बी, सुनने में कैसा लग रहा है, सही लग रहा है, सही नहीं है, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये आपका स्ट्रक्चर उसको फॉलो ही नहीं कर रहा, तो इसे एलिमिनेट कर दो। फिर है व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। व्हाट आपका क्वेश्चन आ गया, विल बी द आंसर, ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब हो गया है, यहाँ पे ये ठीक है ऑब्जेक्ट हो गया है, टू दिस क्वेश्चन ये हो गया आपका। एकदम सही रूल फॉलो हो रहा है, क्वेश्चन एकदम सही तरीके से पुट अप किया है, तो एकदम सही ये हो रखा है यहाँ पे। तो ये हम इसको होल्ड पे रख देते हैं आपको। अब आप सी देखो, व्हाट आंसर टू दिस क्वेश्चंस, व्हाट आंसर टू दिस क्वेश्चंस, क्या गड़बड़ हो रही है इस वाले आपके ऑप्शन में, वर्ब गायब है यहाँ पे, वर्ब भी नहीं है इस वाले को आपके ऑप्शन में, इसको एलिमिनेट कर दो, ये तो हट जाएगा। अब ये व्हाट आंसर विल दिस क्वेश्चन बी ऑफ। अब सुनो फिर से, व्हाट आंसर विल दिस क्वेश्चन बी ऑफ, क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे इन्होंने फालतू में ऑफ लगा दिया, इसका जरूरत नहीं था, तो आप इसको एलिमिनेट कर दो, बचा गया आपका ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ऐसे ही अपने आपके जो भी सेंटेंस है, आपके ऑप्शंस होते हैं, उसको ट्रांसलेट किया करो, लाउडली रीड किया करो, देखो कि उसने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपका जो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको फॉलो किया नहीं किया, और फिर अपने फटाफट से आंसर को चूज किया करो। अब आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ पे चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, एट लास्ट ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स। हर चीज पे ध्यान रखो, नाउन क्या यूज हो रहा है, सब्जेक्ट क्या यूज हो रहा है, प्रोनाउन क्या यूज हो रहा है, आपका प्रीपोजिशन क्या यूज हो रहा है, हर चीज पे ध्यान दो। एट लास्ट ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स। ठीक है,
अब इसका हिंदी में ट्रांसलेशन ढूंढते हैं। आखिर में उसे यह गलतियां समझी, क्या ये मतलब होगा? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हिज यूज हुआ है, प्रोनाउन हुआ है, इसलिए क्या है उसकी गलतियां। और यह क्या होता है, यह तो दिस होता है, तो ये सही है, आपका ट्रांसलेशन नहीं है, इसको आप एलिमिनेट कर दो। देखो, उसको आखिरकार समझ आया कि गलतियां क्या होती है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन तो ये होगा कि एट लास्ट फाइनली ही अंडरस्टूड व्हाट मिस्टेक्स आर, ये इसका ट्रांसलेशन होता। तो ये तो गलत हो गया, ये तो बोल रहा है एट लास्ट ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स। उसने ये थोड़ी किया है कि गलतियां क्या होती है, उसने कहा कि मेरी अपनी गलतियां क्या होती है, उसको ये रियलाइज हुआ। तो ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि उसको मिस्टेक्स, गलतियां सबकी थोड़ी ना रियलाइज हुई है, उसको अपनी गलतियां रियलाइज हुई है। फिर आप सी देखो, आखिरकार उसको अपनी गलतियां समझ में आई। हाँ, ये जरूर इसको एकदम अच्छे परफेक्टली ट्रांसलेट कर रहा है कि आखिरकार उसको अपनी, इसकी अपनी भी आ गया, एट लास्ट आखिरकार आ गया, उसको सब्जेक्ट आ गया है, अपनी गलतियां आ गया है, और आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, समझ में आई, बिल्कुल सही है, यहाँ पे सही फॉलो हो रहा है, इसको हम यहाँ पे टिक कर देते हैं। डी को देखते हैं, आखिर में वह जान गया कि गलती क्या है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, एट लास्ट ही अंडरस्टूड व्हाट मिस्टेक्स वर। पर ये तो इसका सही ट्रांसलेशन नहीं है, उसको तो अपनी गलतियां समझ में आई है ना, तो आप इसको एलिमिनेट कर दो, तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। देखो, इस तरीके से आपको यहाँ पे ढूंढना है, प्रोनाउंस पे फोकस करो, क्या सब्जेक्ट है उस पर फोकस करो, है ना, किस चीज के बारे में बात हो रही है उस पर फोकस करो, फिर आप सही ट्रांसलेशन निकाल पाओगे। ठीक है, अब आप ये वाला देखो, यहाँ पे दिस इज नॉट एडमिसिबल अंडर द रूल्स, इसको भी करेक्ट ट्रांसलेशन ढूंढना है। उक्त वाक्य का सही हिंदी नामांकन क्या है? दिस इज नॉट एडमिसिबल अंडर द रूल्स। पहले देखो, यह नियम विरोध स्वीकारने योग्य नहीं है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, इट इज नॉट एक्सेप्टेड अगेंस्ट द रूल्स। तो ये तो यहाँ पे क्या है, आपका सही मीनिंग को ट्रांसलेट नहीं कर रहा है ये, तो आप इसको एलिमिनेट कर दो। फिर देखो, यह नियम अनुसार प्रस्तुत नहीं है, अब ये क्या आपका कर रहा है, इट इज नॉट प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो क्या ये सही रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटेंस को? इसका नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दूसरा हो रहा है। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, यह नियम के अधीन मानने योग्य नहीं है। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वेदर और नॉट, कि वो मानने योग्य है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इसका ट्रांसलेट मीनिंग को एग्जैक्ट ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, मीनिंग चेंज कर दिया इसने यहाँ पे। तो ये भी आपका सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या चूज कर रहा है, वेदर द पर्टिकुलर थिंग, या फिर वेदर इट इज एक्सेप्टेड अंडर द रूल्स और नॉट। अब यहाँ देखो, यह नियमों के अधीन मानने योग्य नहीं है, ये सेंटेंस जरूर आपको एकदम करेक्टली ट्रांसलेट कर रहा है कि दिस इज नॉट एडमिसिबल अंडर द रूल्स। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये तो आपका वेदर, ये यहाँ पे ऑप्शन होगा, आपको यहाँ पे वो कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है, ये भी आपको रॉन्गली ट्रांसलेट कर रहा है, और ये भी आपको रॉन्गली ट्रांसलेट कर रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ये डी, यह नियमों को अधीन मानने योग्य, माननीय नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस संतोष खूब बांसुरी बजाता है वुड बी, ये सेंटेंस है आपका, इसको ट्रांसलेट करना है। इसके आप हम ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं पहले। अब आप देखो यहाँ पे, संतोष प्लेस फ्लूट वेरी वेल। अब ये संतोष आपका सब्जेक्ट आ गया है, प्लेस फ्लूट आपका वर्ब आ गया है, ठीक है, वेरी वेल आपका यहाँ पर आ गया है, खूब बजाता है। वेरी वेल का मतलब क्या होता है, खूब, वेरी मतलब खूब, तो सही ट्रांसलेशन हो रहा है, इसको होल्ड पे रखते हैं, बाकी को करते हैं। अभी क्या करें, संतोष प्लेस हार्ड ऑन द फ्लूट। अब ये क्या बता रहा है यहाँ पे, प्लेस हार्ड ऑन द फ्लूट, ये नहीं बता रहा है कि वो कैसा बजा रहा है, क्या बजा रहा है। यहाँ पे हार्ड का मतलब होता है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, जो हम यहाँ पे नहीं, इसका लिटरल हम यहाँ पे इसको जो ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं सेंटेंस को, वो प्रॉपर मीनिंग नहीं है इसका। तो ये आप इसको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है कि कैसा बजा रहा है, बहुत हार्ड बजा रहा है। ठीक है, तो ये आपको नहीं आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, संतोष प्लेस वेल ऑन द फ्लूट। अब यहाँ पे ये सुनने में भी बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो सिर्फ उसने बताया कि कैसा बजा रहा है, कि हाँ संतोष प्लेस ठीक बजाता है यहाँ पे, और उन्होंने फालतू में प्रपोजिशन लगा दिया, इसका जरूरत नहीं था। आपको करना है कि वेरी वेल, बहुत खूब बजाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होएगा। सी आपको लग रहा है कि करेक्ट आंसर है, बट दिस इज नॉट योर करेक्ट आंसर बिकॉज ऑफ द प्रपोजिशन दैट इट हैज यूज्ड। अब आप डी देखो, संतोष इज अ गुड फ्लूट प्लेयर। इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, कि संतोष एक अच्छा बांसुरी बजाने वाला है, जो इसका ट्रांसलेशन नहीं है। अब इसको एलिमिनेट कर दो, करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी योर ए। ठीक है, अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, चूज द मोस्ट एप्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वह बाल बाल बचा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बाल बाल बचा, अगर आप इसको लिटरल ट्रांसलेशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, हेयर हेयर आ जाएगा। तो ऐसा कोई आपका वर्ड होता है कि आप इस तरह से आप कोई यूज करते हो सेंटेंस को, नहीं करते हो। तो बस यही ध्यान रखना है कि लिटरल ट्रांसलेशन नहीं ढूंढना है, मीनिंग आपको आपका अपना कॉन्स्टेंट रखना है, कि आपका मीनिंग जो है वो आपका सही तरीके से आए, एग्जैक्ट मीनिंग रिप्रेजेंट हो। पहला ऑप्शन देखो, ही हैड अ हेयर एस्केप, ये क्या है यहाँ पे, ही हैड अ हेयर एस्केप, ये वही आपका लिटिल मीनिंग को ट्रांसलेट कर रहा है। तो आप इसको हटा दो, एलिमिनेट कर दो, लिटिल मीनिंग हमें नहीं निकालना है। ही हैड अ नैरो एस्केप, ये आपका इडियम है, इसका मीनिंग क्या है,
just barely escaped from a dangerous situation। ठीक है, बाल बाल बचाइए इसका हिंदी अर्थ है। तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा, आपका ये पे करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। जो इंग्लिश मीडियम है उसका ये जिसका मीनिंग है कि जस्ट बेयरली एस्केप फ्रॉम अ डेंजरस सिचुएशन, वह बाल बाल बचा, इसका मीनिंग है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। पर सी और डी को भी एनालाइज करते हैं। ही हैड एन एस्केप बाय हेड, ये आपका कोई आपका ग्रामेटिकली सेंटेंस नहीं है, इसको आप ट्रांसलेट करोगे तो वही आपका लिटरल मीनिंग को ट्रांसलेट कर रहे हो, इसको एलिमिनेट कर दो। ही वाज नैरोली एस्केप, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, पैसे में कन्वर्ट कर दिया, इसको आप यहाँ पे एलिमिनेट कर दो। तो इस तरीके से आप अपना सही आंसर ढूंढ पाओगे। ही हैड अ नैरो एस्केप। ठीक है, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अपने जो जनरल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, और हिंदी में तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को फॉलो कर रहे हैं। और क्या करना है, लिटरल मीनिंग नहीं निकालना है, आपका जो मीनिंग है, जो प्रॉपर मीनिंग है सेंटेंस का, जो गिवन सेंटेंस है उसका प्रॉपर मीनिंग है, उसी फ्लो में चलना है, उसको मीनिंग को इधर उधर नहीं करना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हो अच्छे तरीके से। और दूसरा, हमेशा जब भी ऑप्शंस होते हैं कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, लाउडली रीड करो, एक नहीं 2-3 बार रीड करोगे, टाइम है तो रीड करोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि यार ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, सो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस ऑन द बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स ऑन द वीडियोस। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।